नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है, उसमें हम दक्षिणी भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने अपने इस पार्ट में, जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, उसमें हमने उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ा था, जिनका शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग था। अब हम दक्षिणी भारत के ऐसे कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने भी अपने शासनकाल में हर एक क्षेत्र में प्रगति की थी। तो हम दक्षिणी भारत का इतिहास इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दक्षिणी भारत में चोल, चेर, चालुक्य, पल्लव, चोल, पांड्य आदि राजवंशों ने शासन किया था। आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा चोल राजवंश। आज हम चोल राजवंश के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चोल राज्य, जो चोल शासक थे, उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सबसे पहले चोल साम्राज्य का विस्तार, ये आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हो चोलों का जो शासन था वो तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल तट और त्रिचनापल्ली और जो तंजौर जिले हैं, जो तमिलनाडु में आते हैं, वहाँ तक चोल साम्राज्य विस्तृत था। और चोल शासकों ने अपनी पहली राजधानी जो उत्तरी मंगलूर को बनाया, और बाद में उन्होंने उरियर और तंजावुर जिलों को अपनी राजधानी बनाया, और इन सबका संबंध वर्तमान के तमिलनाडु राज्य से है। अब हम चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चोल वंश, सबसे पहले अब चोल वंश है, तब इस चोल वंश की जानकारी हमें किन किन ऐतिहासिक स्रोतों से होती है। तो सबसे पहले स्रोत पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, कात्यायनकृत वार्तिकी और महाभारत, संगम साहित्य और टोलमी का भूगोल आदि हमें चोल प्रशासन की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद है चोल साम्राज्य का विस्तार। चोल साम्राज्य का विस्तार, जिसको मैंने आपको अभी जो मानचित्र बताया था उसमें समझा दिया है कि चोल साम्राज्य जो है कहाँ से कहाँ तक था। आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल तट और त्रिचनापल्ली और तंजौर जिले तक फैला हुआ था। तो ये था चोल साम्राज्य का विस्तार। इसके बाद है चोल वंश का जो है प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, उसके बारे में। चोल साम्राज्य का प्रथम शासक, चोल साम्राज्य का प्रथम शासक या फिर चोल साम्राज्य का प्रारंभिक काल, क्योंकि चोल साम्राज्य का जो प्रारंभिक काल था उसे संगम काल भी कहा जाता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक उर्वप हरे इलन जेत चेनी नामक एक चोल शासक था, जिसे चोल राजवंश का प्रथम शासक का माना जाता है, और उसकी राजधानी उरियूर थी। और चोल शासकों के प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी थोड़ी कम ही है, इसलिए ये प्रथम शासक था और उसने उरियर को अपनी राजधानी बना रखा था। और ये उरियर क्षेत्र जो था वो युद्ध में जो सुंदर रथों के लिए रथ काम में लिए जाते थे, उनके लिए ये क्षेत्र बहुत अधिक प्रसिद्ध था। तो उरियर राजधानी अपने सुंदर रथों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। तो इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि चोल राजवंश का प्रथम शासक कौन था और किसने उरियर को अपनी राजधानी बनाया, और ये राजधानी क्षेत्र किस के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद है चोल शासकों में जो प्रसिद्ध शासक था प्रारंभिक काल का, संगम काल का, वो था करिकाल। करिकाल के बारे में कुछ जानकारी। चोल वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो करिकाल था। करिकाल ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में वणी नामक स्थान पर वेलेरी तथा अन्य 11 शासकों को पराजित किया। जो करिकाल था ना, चोल वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था, और उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले उसने जो वणी नामक स्थान था उसमें उसने वेलेरी सहित अन्य 11 शासकों को पराजित किया, और उसके बाद उसने वफन नदलई के 9 छोटे छोटे शासकों को पराजित किया। तो इस प्रकार ये करिकाल की 2 प्रमुख उपलब्धियां थी कि उसने पहले 12 शासकों को पराजित किया और फिर 9 शासकों को पराजित करके और चोल साम्राज्य का विस्तार किया।
संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर फुआरपत्तनम जो एक प्रमुख बंदर का है, यह कावेरी पत्तनम की स्थापना करिकाल ने की। ये भी उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इसके साथ साथ उसने शक्तिशाली नौसेना का गठन किया था। तो शक्तिशाली नौसेना रखने वाला संगम युग का सबसे प्रतापी शासक था करिकाल। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। करिकाल संगम युग का सबसे प्रतापी शासक था जिसने शक्तिशाली नौसेना रखी थी। तो आपको ध्यान में रखना है, संगम युग का नौसेना रखने वाला सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए आपसे, तब आपको करिकाल का लिखना। और ऐसे चोल शासकों का ही पूछा जाए तब राजेंद्र प्रथम का नाम आता है इसमें शक्तिशाली नौसेना रखने वाले शासकों में। और संगम युग या प्रारंभिक काल के चोल शासक का पूछ लिया जाए तब करिकाल का नाम इसमें प्रमुख रूप से लिखा जाता है। और करिकाल एक महान और पराक्रमी शासक था और उसकी प्रशंसा में संगम साहित्य में बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी। करिकाल ने भी उरियर को ही अपनी राजधानी बनाया और इसके साथ साथ एक वीर शासक था और उसने युद्ध क्षेत्र में ही जो है वीरगति को प्राप्त किया। करिकाल की मृत्यु के बाद तीसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य का इतिहास जो है अंधेरे में ही डूबा रहा, क्योंकि चोल साम्राज्य की जो शुरुआत है वो तीसरी शताब्दी से ही मानी जाती है। 250 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी तक जो है चोल साम्राज्य का शासनकाल रहा था। उसमें तीसरी शताब्दी से पहले का जो प्रारंभिक काल है उसमें हम दो ही प्रमुख शासकों के बारे में ही हम जानकारी प्राप्त कर पाए। पहला शासक था जो प्रथम संस्थापक था, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तब आपको उर्वप हरे इलन जे चैनी का नाम लिखना होता है। तो ये चोल वंश के संस्थापक थे और इसके अलावा प्रारंभिक काल में जो है करिकाल का नाम आता है। तो इस प्रकार तीसरी शताब्दी तक जो है चोल वंश का प्रारंभिक काल था और उसके बाद में तीसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक जो है चोल राजवंशों पर जो है पल्लव और ये जो पांड्य राजवंश थे इन्होंने यहाँ शासन स्थापित कर लिया था। उसके बाद 9वीं शताब्दी में जो चोल शासक था विजयालय, उसने पल्लवों के अवशेष पर ही चोल शक्ति का पुनरुद्धार किया। जो विजयालय था वो पल्लव शासकों का ही सामंत था और उसने पल्लव शासकों को पराजित करके पुनः चोल वंश की शक्ति को वापस स्थापित किया। इसीलिए चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान करने के कारण विजयालय को जो है चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक विजयालय, जिसका शासनकाल 850 से लेकर 875 था। 850 से 875 तक उसने शासन किया और चोल साम्राज्य के पुनरुत्थान में विभिन्न शासकों ने योगदान दिया था, जिसमें हम विजयालय का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि उसी ने पुनः चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में की, यानी 850 ईस्वी में उसने चोल साम्राज्य की वापस स्थापना की। और उसके बाद अनेक शासकों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आदित्य प्रथम है, पराकांत प्रथम, राजराज प्रथम, उसके बाद राजेंद्र प्रथम और भी हम अनेक चोल शासकों के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले विजयालय के बारे में पढ़ेंगे। 850 से 875 तक शासनकाल, जिसने चोल शक्ति का पुनरुत्थान किया, इसीलिए उसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर और उरियर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तो जो ये विजयालय नामक शासक था उसके बारे में महत्वपूर्ण बात हमें यही ध्यान में रखनी है कि चोल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, विजयालय को कहा जाता है। और उसने तंजौर के स्थान पर उरियर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद विजयालय के बाद उसका जो पुत्र था आदित्य प्रथम, वो शासक बनता है, जिसका शासनकाल 875 से 907 ईस्वी तक रहा। हम इसमें चोल वंश के प्रमुख राजवंशों के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारे इस पाठ में ज़्यादा विस्तारित आ नहीं रखा है, तो तुम्हारे बोर्ड कक्षा के हिसाब से जितनी जानकारी है उतनी आपको अभी दी जा रही है।
आदित्य प्रथम भी एक साम्राज्यवादी शासक था करिकाल की तरह। उसने भी अपनी आदित्य प्रथम करिकाल की तरह एक साम्राज्यवादी नीति वाला शासक था और उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण ही पल्लव नरेश अपराजित को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और अपने शासन का विस्तार किया। और इसके साथ साथ उसने पांड्य शासक और कलिंग के जो शासक थे, क्योंकि कलिंग उड़ीसा उसके आसपास का ही क्षेत्र था, उसे अपना साम्राज्य विस्तार करना था, इसलिए उसने पांड्य शासक और कलिंग शासकों को पराजित कर और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आदित्य प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था पराकांत प्रथम, वो शासक बनता है। पराकांत प्रथम ने भी उसका शासनकाल 907 से लेकर 935 ईस्वी तक था। पराकांत प्रथम ने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को पराजित करके और उसकी राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया और उसने मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। तो इसलिए इस पराकांत प्रथम में ये आपको प्रश्न ध्यान में रखना है कि किस चोल शासक ने मदुरै कौंड की उपाधि धारण की, तो आप पराकांत प्रथम का नाम ध्यान में रखेंगे। पराकांत प्रथम के बाद उसका पुत्र अरिमौलीवर्मन प्रथम या राजराज प्रथम शासक बना था। राजराज प्रथम का जो शासनकाल था 935 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक था। उसने अपने शासनकाल के जो 30 वर्ष थे, वो 30 वर्ष चोल साम्राज्य के लिए गौरवशाली वर्ष थे और उसने भी राजराज प्रथम ने भी अपने पितामह पराकांत प्रथम की तरह लौह रक्त की नीति अपनाई, यानी उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नीति को अपनाया और उसी नीति का पालन करते हुए उसने राजराज की उपाधि धारण की, तभी से वो राजराज प्रथम कहलाया। पहले वो अरिमौलीवर्मन कहला रहा था। ठीक है, अरिमौलीवर्मन बाद में राजराज प्रथम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। राजराज प्रथम ने चोल साम्राज्य के पुनरुद्धार के रूप में अनेक सैनिक अभियान किए और उसने अपने शासनकाल के प्रारंभ के 9 वर्षों में जो सैनिक अभियान किए थे, उन सैनिक अभियानों में उसने दक्षिण के जो पांड्य शासक व चेर शासक और पश्चिम में जो गंग शासक थे उनको पराजित किया और इसके साथ साथ उसने उत्तर में जो कलिंग शासक थे और उनको पराजित कर और उत्तरी श्रीलंका का उत्तरी भाग और मालदीव पर उसने विजय प्राप्त की। तो इस सैनिक अभियान में उसने सर्वप्रथम चोल विरोधी जो गठबंधन था उसमें पांड्य, चेर और श्रीलंका के शासक शामिल थे, यानी इन शासकों ने मिलकर चोल शासकों के विरुद्ध अपना एक गठबंधन बना रखा था। किस किसने? पांड्य शासकों ने, चेर शासकों ने और श्रीलंका के जो शासक थे उन सब ने मिलकर। तो इसी संयुक्त मोर्चे को नष्ट करने के लिए राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम जो चेर नरेश था भास्कर वर्मन उसको पराजित किया और उसके बाद उसने पांड्य शासक था अमरभुजंग जिसका नाम था, और उसके बाद उसने अमरभुजंग को पराजित किया। तो पहले उसने चेर नरेश को पराजित कर दिया और फिर उसने पांड्य जो नरेश था अमरभुजंग उसको पराजित कर दिया। इस प्रकार उसने पहले चेर नरेश को पराजित किया और उसके बाद उसने पांड्य नरेश अमरभुजंग को पराजित कर दिया। और इस प्रकार पांड्य राज्य पर अधिकार के बाद राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर भी आक्रमण करके और उसकी राजधानी अनुराधापुरम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो इस तरह उसने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो उसने जो उसका सैनिक अभियान का महत्वपूर्ण आधार था उस संयुक्त मोर्चे को समाप्त करना, तो उसने वैसा ही किया। उसने चेर, पांड्य और श्रीलंका तीनों के शासकों को पराजित करके और उस चोल शासन के खिलाफ जो संयुक्त गठबंधन था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने श्रीलंका के जीते हुए जो प्रदेश थे उनका नाम उसने मामुंडी चोल मंडलम रखा और उसने अपनी एक नई राजधानी बनाई जिसको उसने पोलुनरुवा जो है नाम दिया। और इसके साथ साथ उसने इस विजय के बाद राजराज प्रथम ने जगन्नाथ का विरुद्ध भी धारण किया
और पोलुनुरुवा का जो नया नाम था उसने जगजात मंगलम रखा। यानी उसने जो राजधानी बनाई ना इस अभियान के बाद में, जिसका नाम उसने पोलुनुरुवा रखा, उसी राजधानी का नाम उसने बाद में जगजात मंगलम रख दिया। तो इस प्रकार राजराज प्रथम ने अपना सैनिक अभियान जारी रखा और उसने अपने शासन के अंतिम समय में भी मालदीव को भी उसने विजित कर लिया, मालदीव पर भी विजय प्राप्त की। और इस प्रकार राजराज प्रथम एक महान और पराक्रमी शासक था। उसने अपने शासनकाल में सैनिक अभियान के साथ साथ कला, धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया और प्रशासन संबंधी भी महत्वपूर्ण सुधार किए। तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे उसने प्रशासनिक संबंधी सुधार में उसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया और किसानों के हितों के अनेक कार्य किए। और इसके साथ साथ उसने स्थानीय स्वशासन को जो है प्रोत्साहन दिया। चोल प्रशासन की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रहती है स्थानीय स्वशासन। तो उसके बारे में विस्तारित हम जब चोल प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तारित रूप से स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ राजराज प्रथम एक धार्मिक सहिष्णु शासक था और उसने कला और धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और विद्वानों का भी वो संरक्षक था। धार्मिक सहिष्णु शासक यानी सभी धर्मों का सम्मान करने वाला शासक। इसके साथ उसने अपने शासनकाल में नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया और तेजोर में उसने राजराजेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाया। तो इस तरह वो एक कला और धर्म का एक महान संरक्षक था। अब हम अगले वीडियो में राजराज के बाद जो उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक बना था उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने प्रमुख कुछ चोल शासकों की जानकारी प्राप्त की। आज वाली वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे लौह और रक्त की नीति का जो है पालन करने पर राजराज की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो उसका उत्तर होगा अरिमोलीवर्मन प्रथम या राजराज प्रथम। उसी ने राजराज की उपाधि धारण की, अरिमोलीवर्मन ने, और फिर उसका नाम राजराज प्रथम हो गया। इसके साथ साथ फुआरपत्तनम या कावेरीपट्टनम की जो है स्थापना किसने की? करिकाल ने। ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा चोल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके बाद में मधुरेकोंड की उपाधि जो है किस चोल शासक ने धारण की थी? पराकान प्रथम ने। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग इसमें ध्यान में रखोगे।